हेलो स्टूडेंट्स, आज महाजनपद काल के बाद अब हम मौर्य काल की शुरुआत कर रहे हैं। मौर्य काल की ऐतिहासिक दृष्टि से ये भी बड़ा विशेष महत्व रखता है मौर्य काल। मौर्य काल देखिए, उसका एक कारण उसका तो मतलब ये है कि कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन चुका था, मतलब एक मजबूत राज्य बन चुका था, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल। जैसे एग्रीकल्चर अच्छा हो गया था तो रेवेन्यू सरप्लस भी अच्छा हुआ, ट्रेड अच्छा हुआ, यहाँ पर आर्ट भी डेवलप होने लगी। और इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये एक क्लासिकल मानदंड स्थापित करता है। उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो पॉलिसीज़ थी, इसकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, या फिर इसका जो आर्ट था, वो केवल उसी काल तक नहीं था, वो वर्तमान समय तक भी उसकी रेलिवेंस बनी रही। वो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे नेशनल एम्बलम हम रहते हैं वो अशोका का लेते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज या ये चीज़ें हैं, इसमें भी हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसी हैं वो अशोक से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो बड़ा विशेष महत्व है इसका आज के दौर में भी। और इसके लिए जो है, जैसे कि बता दिया, इसका जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी था, राजनीतिक विस्तार भी बहुत बड़ा था। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। अब इसका जैसे मौर्य काल था, ये मौर्य काल का जो टाइम पीरियड था ये 400 BCE से 200 BCE तक था। मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना इसका टाइम पीरियड था। इसके लिए हम थोड़ा इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिकल मैप आप देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो हिंदू कुश जो रीजन, वो पर्वतमाला थी। हिंदू कुश मतलब कि जैसे उसका जो विस्तार था, जो ईस्ट अफ़गानिस्तान था, जो ईस्ट अफ़गानिस्तान, मतलब इन जगहों पे अफ़गानिस्तान से लेके कांधार आपको दिख रहा है, और पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा आता है वो आता है हिंदू कुश में। वहाँ से ये इसका विस्तार क्षेत्र आप देखते हो, यहाँ बिहार तक तो फैला ही, ऐसे बंगाल तक इसका, बंगाल रीजन तक इसका था। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ में कश्मीर से लेके और यहाँ तमिलनाडु केरल के भी कुछ हिस्से, मतलब उसके नदर्न पार्ट उसमें टच करते थे। मतलब इसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन था, लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये फैल चुका था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। तो ताकतवर तो रहा ही होगा ये। तो ये आप पॉलिटिकल मैप दिखेंगे तो पॉलिटिकल मैप से थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपकी, कि थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है वो, क्योंकि आपके सामने एक पिक्चराइज जो होता है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजी में भी हमारी। तो आप इसको एक बार अच्छे से और देख लेना मैप। यहाँ जो है आप देखेंगे तो कर्नाटका तक तो उनके अभिलेख थे जो है। तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु और केरल तक भी इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब आपको एक समझ आ जाएगा कितना इसका एक्सपेंशन कितना ज़्यादा था। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो इसमें जो इसका संस्थापक था, क्योंकि शुरुआत जिस राजा से इसकी होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, अब मौर्य जो इनका टाइटल नेम था, इसी के नाम पर तो इस डायनेस्टी का नाम ही पड़ गया मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताते चलता हूँ। और चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश का संस्थापक तो था, प्रथम सम्राट था ये चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और इसने घनानंद को हराया था इसने, जो एक नंद वंश का अंतिम शासक जो था उसको हराया था। और वो मदद ली थी अपने महामंत्री या मंत्री जो थे इनके, कौटिल्य या चाणक्य इनको बोला जाता था। 322 BC में इन्होंने नंद शासक घनानंद को हराया। इनका जन्म जो हुआ था वो 445 ईसा पूर्व। ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना फैक्ट तो नहीं जाएगा, मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हो। और इनके कुछ नाम हैं, जैसे क्या है कि कभी कभी ना ये चीज़ें बड़ी पूछ लेता है वो, जो इस तरीके से जनरल एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें ये ज़रूर पूछता है वो कि किसने इसको क्या बोला था, इनका और क्या क्या नाम थे। क्योंकि उस टाइम हमारे पास सोर्सेज बहुत सारा अवेलेबल हो गए थे, जैसे लिटरेचर सोर्स भी थे और फॉरेनर भी यहाँ पर आए थे। क्योंकि आपने जैसे इससे पहले जब महाजनपद काल पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि ईरान से भी आए थे, यूनान से भी आए थे। तो वो जो यात्री आए थे या उनका जो वर्णन रहा इस राजवंश के बारे में, तो वो बताते गए कि क्या है, इनके नाम अपने तरीके से भी उन्होंने उच्चारण किए। तो जैसे स्ट्रेबो है, एरियन और जस्टिन है, इन्होंने इनको सेंड्रोकोटस बोला। जैसे होगा ये कि जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको सेंड्रोकोटस किसने बोला, तो आपको अगर ये 3 नाम याद हैं इनमें से किसने बोला। और सेंड्रोकोटस जो था वो चंद्रगुप्त का ही नाम था।
तो ये चंद्रगुप्त का नाम इन तीनों ने इस नाम से इनको उच्चारण किया था। तो ये आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि इस हिसाब से आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे, क्योंकि तीनों ने एक ही नाम बोला था। और एपियानस और प्लूटार्क ने, इन्होंने एंट्रोकोटस बोला। तो दो नाम इनके जो हैं, जैसे सैंड्रोकोटस और एंट्रोकोटस, दो नाम विदेशियों ने इनको दिए थे। वो इन्होंने किस किस यात्रियों ने बोला वो आपको पता होना चाहिए, और ये आप मेमोराइज कर लीजिए जो है अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं कौटिल्य में। कौटिल्य मतलब कि इनके मंत्री थे, और कुछ तो इतिहास में कुछ विद्वान कहते हैं कि इनके गुरु भी थे, लेकिन ज़्यादातर अमूमन ये माना जाता है कि मंत्री थे इनके। और मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो बोला जाता है आज के टाइम पे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीन नाम इनके थे। तो उनकी मदद से इन्होंने घनानंद को भी हराया। तो इनके बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। जैसे इनकी बड़ी प्रचलित, बड़ी फेमस बुक है, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी। हालांकि ये बोला जाता है कि अर्थशास्त्र में अन्य भी विद्वानों का योगदान था, लेकिन आप इतना याद कर लीजिए कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। वैसे तो ये अर्थशास्त्र नाम से अर्थशास्त्र लगती है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो पॉलिटिकल ज़्यादा है इसमें। तो ये भी बड़ा हुआ, अगर वो पूछ दे मतलब बहुत ज़्यादा आगे चले जाए वो कि राजनीतिक वर्णन है कि मतलब अर्थ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दोनों से प्रभावित है ये मतलब अर्थशास्त्र। जो इनके आप कार्य रहे, चंद्रगुप्त के जो कार्य थे, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया पहला। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? वो था सिकंदर का एक मंत्री था, बाद में उसी का उत्तराधिकारी भी बनाए, तो सक्सेसर बना। तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में पता होना चाहिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुतनी कार्नेलिया की शादी की थी। मतलब कि एक तो हराया, उसके बाद जो है इसकी बेटी के साथ शादी भी हुई थी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की। और 4 प्रांत दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 प्रांत दिए गए युद्ध में हारने के बाद। वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अब ये जो है, ये 3 तो जो है वो अफ़गानिस्तान में है। जो अफ़गानिस्तान आज का है उसके हैं ये स्टेट, उसके मतलब कुछ तो प्रांत हैं। जैसे ये तो आपको पता ही है, राजधानी है कंधार है और हेरात है सिटी। और मकरान जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मकरान है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है वो मकरान है। बात ये होगी कुल मिलाकर कि जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के हिस्से आ गए थे। जितना इंडिया का जो पहला हिस्सा था मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का, वो तो था, जैसे सिंधु नदी तक था। उसके बाद अफ़गानिस्तान तक ही बन गया। तो एक किस्म से जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, जिसको आज हम सब कंटिनेंट भी बोलते हैं, वो इसमें आ चुका था उस टाइम का जो मौर्य साम्राज्य था। और मतलब इसमें है कि 4 प्रोविंसेस वेयर गिवन टू काबुल, कांधार, हेरात, मकरान। तो ठीक है। बाकी इसमें ये जूनागढ़ है, यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी इसको बोलते हैं। ये इसलिए आ गया इसका जिक्र क्योंकि इसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र हुआ है। ये मतलब आ तो उसी के कार्य रहे हैं। ये इसलिए आ गया क्योंकि इस अभिलेख में भी जिक्र किया गया है चंद्रगुप्त ने क्या कार्य किए थे, और इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो। हालांकि आप इसको आगे के कालखंड में पढ़ेंगे, क्योंकि जब शुंग वंश आएगा तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ये मतलब संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा में पहले, क्योंकि प्राकृत भाषा में और मतलब प्राकृत और पाली भाषा ही थी ना पहले, तो फिर संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था ही। चंपू शैली है इसकी, एक शैली है एक प्रकार, गद्य और पद्य इसमें दोनों होते थे, तो उस शैली में ये है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। एक सुदर्शन झील का निर्माण किया था उसमें, और सुदर्शन झील का निर्माण जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने किया था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही हुई थी। अब झील का निर्माण का एक सिंबॉलिक मतलब इसका ये हो गया कि इरिगेशन के लिए बनाया गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को आपको अच्छा डेवलप करना है तो इरिगेशन तो चाहिए। तो इरिगेशन बेहतर बनाने के लिए आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना इस चीज़ पर ध्यान दिया। तो ये सुदर्शन झील, और इसका जिक्र किया उसने अभिलेख में, तो ये बड़ी बात हो जाती है कि एक झील का वो जिक्र कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इरिगेशन जो हमारी व्यवस्था होगी उस टाइम बहुत अच्छी होगी। और मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्त विश्व बिल्ड द सुदर्शन लेक, अशोक द्वारा पुनर्निर्माण, इसको रीबिल्ड किया गया अशोक द्वारा। मतलब कुछ इसमें जैसे इसका रिनोवेशन वगैरह किया गया, कुछ उसमें हो सकता है उसमें क्षति होगी या कुछ भी हुआ हो, तो उसके लिए अशोक ने किया था। और रुद्रदामन द्वारा पुनर्निर्माण, रुद्रदामन जिसने लिखा है अभिलेख, उसके द्वारा फिर दोबारा इसको निर्माण किया गया।
कुछ हद तक एक नष्ट हो गई होगी। अब इसमें जो है आपका एक चीज़ और है, ये मेगस्थनीज है, ये आ नहीं रहा है स्लाइड में, तो मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज जो है वो मेगस्थनीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेगस्थनीज भी उस वक्त आया था मौर्य साम्राज्य में। उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, उसने कुछ इंडिया में कुछ चीज़ों का उल्लेख किया है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उसने उसमें। तो वो जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जैसे मेगस्थनीज के बारे में पूछ लेता है कि मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो मतलब आपको ना कि जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे आ गई दिमाग में, तो ऑप्शन में आप बना लेंगे तो ये चीज़ें पूछने की एक गुंजाइश बन जाती है उसकी। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उन्हीं के बारे में है इन्फॉर्मेशन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, मतलब उसको अडॉप्ट कर लिया था अपने जीवन के, मतलब जब उनका शासन चल रहा था उसके शासन के अंतिम समय में इन्होंने ये चीज़ें ग्रहण कर ली थी, जैन धर्म को धारण कर लिया था। और इन्होंने जो दीक्षा ली थी गुरु भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जैसे जैन धर्म हम जब पढ़ रहे थे तो एक भिक्षु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु का उल्लेख वहाँ पर आता है जब भिक्षु तो थे, सारे अनुयायी इनके अंतर्गत थे, लेकिन बाद में जब 12 वर्ष का काल पड़ा तो भद्रबाहु चले गए थे साउथ में, और वही दिगंबर संप्रदाय को इन्होंने क्रिएट किया। और इन्हीं का फिर बाद में जो है इनका जो है स्थूलभद्र के साथ विवाद भी रहा है। तो भद्रबाहु आपको मतलब पहले आप कोई चीज़ पढ़ो ना, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में रिलेट होगी। मैं पहले ही बता चुका, पूरी एक लाइन ड्रॉ करके आप जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन विधि द्वारा संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग किए, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। अब संलेखना पद्धति जो है वो तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन श्रवणबेलगोला भी आपको एक फैक्ट याद आ रहा होगा, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है और गोमतेश्वर की बनी हुई है। तो उनकी जो मूर्ति बनी है वो कौन थे? भद्रबाहु के पुत्र थे वो। तो उनकी जो है श्रवणबेलगोला में कर्नाटका में है ये रीजन, मतलब कर्नाटका में है ये प्लेस जो है। तो पहले की जो चीज़ है वो आपको रिलेट करके आपके एक ही साथ फैक्ट है, मतलब फैक्ट का अंबार नहीं लगेगा। आप रिलेट करके अगर आप देखेंगे भद्रबाहु को रिलेट करेंगे आप, उन्हीं के पुत्र थे ना गोमतेश्वर, बाहुबली भी उनको बोला जाता है। तो उनकी जो है स्टैचू है और 12 साल तक उन्होंने खड़े खड़े तपस्या की थी, तो उनका है। थोड़ा सा संलेखना पद्धति के बारे में बता देता हूँ। ये जैन धर्म में एक पद्धति है और मोक्ष प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसने ये मतलब ये तय कर लिया कि मुझे मोक्ष लेना है, मुझे निर्वाण लेना है, इसको मतलब कैवल्य भी उनमें बोलते हैं। जैसे उसमें क्या होगा कि जैसे वो भूखा रहना शुरू कर देंगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे वो, और उसके बाद मतलब वो ये मान के चलते कि हम आत्म स्वतंत्र होने चाह रहे हैं, मतलब शरीर को छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो शरीर को छोड़ देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उनकी जैसे मोक्ष प्राप्त करने की ये एक विधि है, और उसके लिए खान पान ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, मतलब लंबे टाइम तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए। वो उसमें हो सकता है 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन भी लगे, तो वो पद्धति चलेगी, मतलब संलेखना। तो संलेखना पद्धति जैन विधि में है, इसका उल्लेख तो है, तो इसको ये है, मतलब एक फैक्ट है। अच्छा, इसको भी याद करना चाहिए आपको। हाँ, तो बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसके कुछ नाम है, अदर नेम्स जैसे उसमें हमने अशोक के पढ़े थे, इनके भी हम पढ़ेंगे कुछ। नेम्स हो ही जाते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या था ना कि विदेशी यात्री आ रहे थे तो नाम अलग अलग हो रहे थे, तो इनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब विदेशी यात्री यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के लोगों ने तो जो बोला, तो हमें कम से कम ये पता है, जबकि हमारे पास वो सोर्सेज के बारे में तो जो स्कॉलर होते हैं वो तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी, तो हमारे लिए कितनी उपयोगी है हमें उतना निकालना है। तो इसलिए विदेशी आए थे तो उनके हिसाब से क्या नाम थे, इसलिए वो याद करने पड़ जाते हैं। अमित्रघात शत्रु विनाशक इसका हिंदी में अर्थ है, और अमित्रघात बोलते थे इसको, एनिमी डिस्ट्रॉयर। भद्रसार इनका दूसरा नाम था। सिंहसेन, तो ये 3 नाम इनके थे। 16 राज्यों का विजेता, चौथा नाम ये भी था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने दी थी, कि कुछ विद्वानों ने इनके बारे में लिखा, तो एक किस्म से कुछ तो चलो दरबारी होंगे, कुछ अगर नॉन दरबारी भी थे तो उन्होंने जो नाम बताए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये नाम है इनके। विनर ऑफ 7 स्टेट्स, इनका जो है ये जैन धर्म ने बोला है, जैसे जैन रिलीजन ने बोला है इनको सिंहसेन। भद्रसार ये वायु पुराण में है, और शत्रु विनाशक मतलब ये अमित्रघात भी इनको बोला है। तो ये मतलब नाम थोड़ा सा जानने ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें तो विदेशी ने कोई नहीं लिखा है, ये यहीं के नाम है,
लेकिन फिर भी जाननी ज़रूरी है ये। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये। एक इसमें आजीवक संप्रदाय आ जाता है। आजीवक संप्रदाय मतलब एक किस्म से मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी की बात करता है वो, जैसे हमने जैन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, वैसे ही एक भौतिकवादी दर्शन था 600 BCE में। उसमें वही था कि वो ना ईश्वर को मानता था, न वो कर्म पुनर्ज, वो उसका मानना था कि जो नियति का निर्धारित कर लिया हमारा जो होना है फ्यूचर जन्म, मतलब हमारी जन्म से लेकर मृत्यु हो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रत्यक्ष की बात करते थे, वो कहते थे कि जो दिख रहा है वो हो, जैसे पेन है दिख रहा है तो यही सत्य है मानते थे। वो जो नहीं दिख रहा है, गॉड दिख ही नहीं रहा, तो उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। तो इस तरीके से मखली पुत्र गोसाल इनका नाम था, जो इसके फाउंडर थे, संस्थापक। सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमिकस को भेजा था और बिंदुसार ने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। जो एक सीरियन नरेश था उसने एंटियोकस इसका नाम था सीरियन नरेश का, इसने डायमेकस को भेजा था। डायमेकस मतलब कोई राजदूत था इनका, उसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार ने 3 चीज़ों की डिमांड की थी, तो मदिरा की, एक अंजीर की और दार्शनिक की। तो मदिरा और अंजीर तो इन्होंने भेज दिया, मतलब वाइन और अंजीर तो इन्होंने भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे इन्होंने। उसका कहना ये था, उनका कहना ये था सीरियन नरेश का, कि हम दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, वो बेच नहीं सकते, मतलब उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊँची है, वो ज्ञानी लोग हैं। और इन पंडितों को हम मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति, जिन्होंने इतना अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है, वो बेचने के लिए नहीं है, मतलब उनको हम नहीं बेच सकते, तो ये नहीं बेचे। बाकी मतलब इतनी एक तरीके से सम्मान था दार्शनिकों का उस ज़माने में भी। तो ये था। अशोक के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका तो अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में जिक्र भी किया था कि इसी की पॉलिसीज़ को आज भी हम कैरी कर रहे हैं और वो हैं भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो 269 BC में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अशोक बिकम एम्परर ऑफ मौर्य एम्पायर। और इससे पहले अवंती का राज्यपाल था। अर्लियर अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। अवंती एक महाजनपद था, आपने पढ़ा होगा। अब देखो पिछले चीज़ें भी आती हैं तो उससे स्टडी थोड़ा आसान हो जाए। अवंती जो एक महाजनपद था जिसकी 2 राजधानी थी, एक तो उज्जैनी थी और महिष्मती थी। अब उज्जैन जो था वो मतलब ये जो रीजन था ना इसका अवंती का, ये मालवा रीजन जो आज का बोलते हैं, इसमें क्या है कि कुछ राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा आता है और इसमें दूसरा मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आता है। तो ये मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में है अभी के टाइम पर जो मालवा है। तो उस टाइम ये अवंती जो था, एक मान के चलो कि मोटी भाषा में कहे तो मध्य प्रदेश में एक जगह थी उज्जैन, उसके आसपास का ये राज्यपाल था। तो अशोक जो इससे पहले, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है, जैसे अशोक के बारे में हम ये चीज़ें तो आराम से जान लेते हैं, जैसे जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो लगभग हमारे माइंड में रहती हैं। जो थोड़ा सा जहाँ से ट्विस्ट होता है, जो थोड़ा सा शैडो जोन में होती है, जिस तक हमारी पहुँच नहीं बन पाई, उसकी मतलब उसकी उम्मीद बन जाती है पूछने की या मतलब आने की एग्ज़ाम में। तो अवंती का राज्यपाल था, ये आप अच्छा फैक्ट है, आप याद कर लेना इसे। और इसके बाद जो है अशोक के पिता, ठीक है, वो बिंदुसार का बेटा था और माता सुभद्रांगी थी इनकी माता का नाम। ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार है, मतलब सबने अपने अपने उल्लेख में, तो बौद्ध ग्रंथ जो था उसके उस सोर्स के हिसाब से माता इनकी ये थी। अशोक के नाम, अब इसमें भी नाम आ गए। अब अशोक ने अभिलेख बनाए, वो तो मैं अभी लास्ट में आएगा, वो कुछ समय बाद तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं नामक में आ रहा हूँ। तो जैसे मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उडेगोलम, ये जो हैं अशोक के अभिलेख हैं। इसमें से ये 3 तो कर्नाटका में हैं और ये मध्य प्रदेश, सॉरी ये हो गया, और गुर्जरा को छोड़ के 3 जो है कर्नाटका में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। तो इसमें अशोक का नाम अशोक है, मतलब अशोक का मूल नाम जिन अभिलेखों में आता है वो कौन से अभिलेख हैं वो ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से, और पूछे गए बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो संभावना बन जाती है। कनगनहल्ली शिलालेख, ये कर्नाटका में है, इसमें रान्यो अशोक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, मतलब है ये क्वेश्चन और पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। और पुराणा में इसको अशोक वर्धन बोलते हैं। एक भब्रू अभिलेख है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, इसमें इन्होंने खुद को बोला मगध का राजा। तो इस तरीके से ऑप्शन में पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा और ऑप्शन इस तरीके से दे देगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अभिलेख, उसमें देवा नाम प्रियदर्शी लिखा गया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख इन्होंने प्राप्त किया, जेम्स प्रिंसेप का भी बड़ा अहम योगदान हो जाता है जब इन्होंने
अशोक का जो पूरा अभिलेख था इन्होंने उस भाषा को पढ़ा। और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य बोला है। जैसे जो जूनागढ़ अभिलेख अभी हमने पढ़ा था कि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने उसको बनवाया था, उसमें संस्कृत भाषा पहली बार संस्कृत में अभिलेख है और उसमें जो है मौर्य शब्द का जिक्र किया गया है। तो चंद्रगुप्त तो अशोक को जो है मौर्य का है, अशोक मौर्य उसमें लिखा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप मतलब हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो चीज़ें आसान बनते जाएंगी आपके लिए। अब जो है अशोक का धम्म है, एक ये धम्म आता है। एक्चुअली धम्म और धर्म में थोड़ा सा अंतर है, जैसे वैसे तो है एक ही चीज़ें। धम्म इसको बोलते हैं, जो इनकी भाषा थी आपका पाली भाषा में इसको धम्म बोलते हैं, जो बौद्ध की थी। और इसको जो है मतलब संस्कृत में तो इसको धर्म ही बोलते हैं, ये धर्म ही है। अब धर्म का मतलब ये वाला धर्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, ये नैतिकता से अभिप्राय है। जैसे धर्म का मतलब कई बार जैसे कर्तव्य से भी बोला जाता है, जैसे कई बोलते हैं ना कि धर्म का मतलब जो है वो कर्तव्य है और वो जो है धम्म से बन गया, तो ये नैतिकता से संबंधित है। अब इसमें अशोक ने सबसे जो खूबसूरत चीज़ इसमें अपनाई उसने, वो ये किया कि जितने भी धर्म थे उस टाइम, जैसे शैव मतलब ब्राह्मण धर्म बोलते थे जिसको आज के टाइम पे हिंदू धर्म बोलते हैं, शैव धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सभी से इसने विचारों को लिया, जो अच्छे अच्छे विचार थे उससे अपना एक धम्म बनाए। और धम्म का ये मतलब था कि उसने इसको संदेश को भेजना चाहा, मतलब इसने जैसे नैतिकता तो थी इसमें, और राजा का क्या संदेश है पब्लिक के लिए और राजा की क्या नीयत है, राजा क्या कहना चाहता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो इसने पब्लिक तक जन जन तक संदेश भेजा। एक तरीके की सॉफ्ट पॉलिसी थी ताकि राजा में लोगों का विश्वास बने रहे और वो उसका एक लोगों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे राजा को स्वीकार्यता भी मिले और उसका विस्तार भी होते रहे, मतलब उसके साम्राज्य का। तो नैतिक नियमों की एक संहिता थी, एक कोड ऑफ एथिकल रूल्स, एथिकल चीज़ें थी उसमें कि आपको जो है जो भी चीज़ें हैं आपकी नैतिकता से संबंधित होनी चाहिए। आपका कार्य है, आपका राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी है, आपका जो है जो जैसे हम स्टेट के लिए कर्तव्य बोलते हैं ना आज के टाइम पे, उस तरीके, और राजा की क्या भूमिका है आपके लिए वो भी वो उसमें बोला था। तो अशोक की कलिंग विजय, अब कलिंग विजय आती है। कलिंग विजय के बारे में आपने देखा हो, बहुत सारी मूवीज़ सीरियल में भी इसका जिक्र आता है। तो अशोक इसकी जानकारी जो है अशोक के 13वें शिलालेख से मिली है। 13वां शिलालेख इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी शिलालेख पढ़ेंगे आगे उसमें और आएगा। तो 13वें शिलालेख में इसका जिक्र है 261 BC, मतलब कलिंग इसको मतलब उड़ीसा का एक भाग है, साउथ उड़ीसा में, और इसकी राजधानी तोसली थी, उस पर इसने अटैक किया। अटैक ऑन कलिंगा सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द कैपिटल तोसली। तो इसने तोसली वह अपना वो किया, मतलब प्रभाव जमाया, अपना एक तरीके से ऑक्यूपाइड किया उसको। और अशोक का हृदय परिवर्तन भी यहीं से हुआ, मतलब बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब आंकड़े अलग अलग हैं, उन आंकड़ों में मत जाओ क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़, वो आंकड़े कभी पूछने से भी रहा हो, लेकिन इतना है कि उधर से उससे उसका हृदय परिवर्तन था। ये भी एक तरीके से बड़ा हिस्टोरिकल चेंज था। तो जहाँ पर मैंने पहले दिन भी आपको क्लास में बताया था कि हिस्टोरिकल चेंजेज आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती। क्या होता है कि एग्ज़ाम में हर चीज़ नहीं पूछा, जनरल स्टडी का तो मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है, वो कहाँ से वो पूछ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ पे ऐसे ध्यान जाती है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसका कितना रहा। अब भेरी घोष से धर्म घोष, भेरी घोष मतलब एक तरीके से युद्ध घोष कहते हैं उसको, युद्ध से वो धर्म घोष की तरह, धर्म से मतलब नैतिकता से, एक किस्म से परोपकार, इन चीज़ों की ओर वो आया। मतलब जो चीज़ें एक किस्म से सॉफ्ट पॉलिसी की ओर जाती हैं उसको अपनाया इसने।